डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 जो है थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग समझना है, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना है और इस चैप्टर में हम क्या मेनली स्टडी करेंगे और क्या इसमें स्टडी नहीं हो पाता है वो सब आपको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो थर्मो वर्ड है, थर्मो का मतलब तो होता है हीट, और जो डायनेमिक होता है उसका मतलब होता है मोशन। तो इसका मतलब ये होता है कि हीट को आप मोशन में मीन्स मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो पुराने ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि अगर हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसी को थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते थे। लेकिन आजकल कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो किसी में भी कन्वर्ट हो रही है, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। मींस कि कहीं भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या आप एनर्जी चेंजेस कह सकते हैं। तो एनर्जी चेंजेस को हम किसी भी तरह की एनर्जी हो उस सब को हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी ये आप देख लीजिए। The branch of chemistry which deals with the energy changes in physical and chemical processes is called as thermodynamics। तो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कहीं हो रही है तो उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि कभी कभी हम सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस में, क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल प्रोसेसेस में ही एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो ऐसे केस में इसको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो ये सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, इफ द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल प्रोसेसेस आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम मेनली एनर्जी चेंजेस को ही स्टडी करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और इसमें हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मींस बता सकते हैं, वो आपको नोट करना है। तो इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है वेदर एनी केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर गिवन कंडीशन और नॉट। कोई केमिकल रिएक्शन किसी गिवन कंडीशन में हो सकती है या नहीं, यस और नो। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। और दूसरा पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन अगर होगी तो वो किस हद तक होगी बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जहाँ तक रिएक्शन जाती है वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम है। तो जहाँ पर रिएक्शन आपको लगता है कि रुक गई है बस और आगे नहीं जा रही है, तो किस हद तक वो रिएक्शन हो पाती है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। और फर्स्ट पॉइंट में ये जो कंडीशन वाली बात लिखी है इसको आपको ध्यान से समझना है। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये H2O सॉलिड है और ये H2O जो है वो गैस है। मींस ये H2O यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। H2O सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, आइस, और H2O लिक्विड जो है वो क्या है, वाटर है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, ये है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं ऐसी प्रोसेस आपको बताता हूँ तो वो गिवन कंडीशन में, गिवन कंडीशन क्या है, एट रूम टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। तो इस तरह से आइस मेल्ट होकर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेकिन अगर यहाँ एट रूम टेम्परेचर की जगह हम लिख देते हैं कि एट -1 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए कि क्या ऐसी कंडीशन में रिएक्शन होगी। तो आप कहेंगे -1 पर तो आइस मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये सब किस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस रिएक्शन की फेवरेबल हैं, मींस कि उस कंडीशन में रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपको देखना होता है। और किस हद तक होगी, अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा है मींस कि ज़्यादा गर्मी है तो उसमें 100% रिएक्शन हो जाती है, ये वाली आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा नहीं होती हैं, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमें ज़्यादातर केसेस में
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी स्टडी करना पड़ता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे आपको समझना है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या स्टडी नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, कि ये तो पता चलता आता है कि रिएक्शन फिजिबल मतलब पॉसिबल है या नहीं अंडर गिवन कंडीशन, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट रेट एट विच प्रोसेस टेक प्लेस। तो रेट का मतलब यहाँ पर होता है स्पीड। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये तो पता चलता है, लेकिन होगी तो किस स्पीड से होगी ये पता नहीं चलता है, और वो रिएक्शन कितना टाइम लेती है ये भी यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी नहीं किया जाता, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। और इस तरह से आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, इट डील्स विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सिस्टम यहाँ से चला और यहाँ तक हम उसमें चेंजेस करते चले गए, ए से हमने बी बनाया और इस तरीके से। तो ए से हम बी बनाने के लिए हम पहले सी बना सकते थे, बाद में बी बना सकते थे, उसको 2 स्टेप में भी ले सकते हैं या 3 स्टेप में ले सकते हैं। तो लेकिन ये सब जो स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हैं ये यहाँ पर स्टडी नहीं किए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप पूरा देख लीजिए पहले, it deals with the initial and final state of the system but does not tell anything about the path followed by the process। तो पाथ इसका ये ऐसे रहेगा या इस तरीके से रहेगा या कोई और पाथ होगा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में, ये हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं। तो आपको नोट कर लेना है कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस जो है वो इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंडर स्टडी नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग वाली जगह जो है, स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन थी उसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं, और बाद में हम कहाँ तक पहुँचे हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही स्टडी किया जाता है और पाथ को स्टडी नहीं किया जाता। तो ये था सेकंड पॉइंट। और अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है आप नोट कर लीजिए, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ द मैटर इन द बल्क। बल्क का मतलब होता है सारे में एक साथ देखना, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। इसमें सभी मॉलिक्यूल्स के इकट्ठी प्रॉपर्टीज़ बल्क में स्टडी की जाती हैं और हर एटम या मॉलिक्यूल का बिहेवियर जैसे कि टेम्परेचर नोट करना या प्रेशर नोट करना वो सब नहीं किया जाता है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज एक बीकर में आपने ये हॉट वाटर लिया और इसमें क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा टेम्परेचर है और आपने फिर थोड़ा सा कोल्ड वाटर इसमें मिक्स कर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो जब हम थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो सभी का क्या होगा, एक एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा इस तरह से। तो हमें हर मॉलिक्यूल का अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग प्रेशर या कोई भी प्रॉपर्टी इंडिविजुअली मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करते हैं, उनका एक कलेक्टिव बिहेवियर लेते हैं। तो उनका टेम्परेचर सबका एक कंबाइन आएगा, एवरेज आएगा, और इस तरह से प्रेशर देखना है तो सभी मॉलिक्यूल्स का एक साथ प्रेशर आएगा। कोई भी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करनी है दैट इज़ ड्यू टू द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर को स्टडी नहीं किया जाता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ को बल्क में मीन्स सारे में उसको स्टडी किया जाता है। आगे हम स्टडी करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हमें एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पहले आपको इसको समझ लेना है कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो हम ऐसे यहाँ पर सपोज नीचे की तरफ देखिए, आप ये एक बीकर ले लेते हैं या कोई भी कंटेनर है और इसमें एक पिस्टन लगा लेते हैं। इसमें सपोज कोई गैस है या कोई और स्टेट ऑफ मैटर ले सकते हैं और ऊपर से सपोज क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स का एक वॉल्यूम भी होगा और इनका कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर जो हैं। तो यहाँ पर हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी भी होगी, तो वो एवरेज एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो जगह है जहाँ पर हम ये प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं उस जगह को बोलते हैं सिस्टम, या आप ये शॉर्ट में
यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पे हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी करने वाले हैं उसी जगह को क्या बोलेंगे सिस्टम, और उसके बाहर की सारी जगह जो है दैट विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो इस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग का ये मतलब है। तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडाइनमिक कंसिडरेशन। थर्मोडाइनमिक कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, थ्रू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ये जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो इसको तो बोलते हैं सिस्टम, या आप इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं एनर्जी चेंजेस की टर्म में। तो ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो जहाँ पर वो जगह जहाँ पर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम को छोड़ के जो बाकी जगह बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज़ें बताई गई हैं, एक वो जगह जहां हम स्टडी कर रहे हैं जिसको सिस्टम बोलते हैं, और बाकी की जगह क्या होगी, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऐसे हो, इसको हम लिख सकते हैं। और एक बात आपको ये नोट करनी है कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री होती है। जैसे ये इस बीकर की वॉल्स हैं तो ये तो रियल बाउंड्री है, अगर आपने ऐसे पूरे टेबल पे सामान फैला रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो ये आप नोट कर लेंगे, सिस्टम इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय ए रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। तो इस तरह से आपको सिस्टम के बारे में जानना है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं ये हमें आगे देखना है। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है, सिस्टम में भी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो मेनली हम 3 टाइप्स में सिस्टम को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ओपन सिस्टम। तो इसको आपके साथ के साथ समझते भी जाना है, जो मैं नीचे की तरफ जो है जगह है उसमें समझा रहा हूँ। तो सपोज आप एक बीकर में ऐसे सिंपली कोई सब्सटेंस, सपोज वाटर ले लेते हैं, और ये सपोज हॉट वाटर है तो ये अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देगा सराउंडिंग को। अगर ये कोल्ड वाटर है तो बाहर से हीट जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, और इसके वेपर्स भी बाहर आते रहेंगे। अगर ये ऐसे खुला पड़ा है तो बाहर वेपर्स आएंगे, मीन्स की मैटर भी बाहर आएगी, और ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी अपनी एक्सचेंज करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं, जो सराउंडिंग के साथ अपनी एनर्जी और मैटर जो है दोनों को एक्सचेंज करता है। तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ए पार्ट में जो डेफिनेशन लिखी है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। तो जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ तो उसे हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था कि वाटर प्लेस्ड इन एन ओपन वेसल। तो ओपन वेसल में वाटर है या कोई भी सब्सटेंस आपने रखा है लिक्विड स्टेट में पर्टिकुलरली, तो वो क्या होगा, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक बात आप ये भी नोट कर लीजिए कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ओपन सिस्टम। तो इनको भी बायोलॉजी में एक ओपन सिस्टम माना जाता है। तो अब देखते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम को आपको समझना है पहले। तो सपोज़ हम वाटर लेते हैं पहले की तरह, और ये सपोज़ हॉट वाटर है और इसको यहाँ से किसी प्लेट से कवर कर देते हैं। तो इसमें क्या बाहर नहीं आएगा, आप बताइए, कि एनर्जी और मैटर में से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये हॉट वाटर है, इसको चाहे हमने ढक के भी रखा है तब भी ये ठंडा तो हो ही जाएगा, और एनर्जी तो ये लूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन इसके वेपर्स जो हैं बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैटर तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, जो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज नहीं करेगा, मैटर। तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ए क्लोज सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल है वाटर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरह से ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और एक तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, उसको भी आप पहले समझ लीजिए। सपोज आप एक ऐसा कोई कंटेनर लेते हैं जिसकी थिक वाल्स हों, जैसे कोई थर्मस बोतल ले लेते हैं और उसमें इस तरह से उसकी वाल्स हैं जिसमें से हीट बाहर नहीं आ सकती है,
और उसमें आप कोई हॉट वाटर या चाय वगैरह रख सकते हैं इस टाइप से। तो उसमें ना तो वो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ और ना ही मैटर को करेगा। तो इस तरह ये बिल्कुल सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना तो एनर्जी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ और ना ही मैटर एक्सचेंज करता है। तो ये अब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ए सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नोर मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि टी प्लेस्ड इन ए थर्मस फ्लास्क, तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया था। तो इस तरह से सिस्टम की जो तीनों टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपको समझ लेनी है। आगे देखते हैं एक और टर्म, ये है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है और स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, ये आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको नोट करना है। तो सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम इस तरह से कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें सपोज़ कोई गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सपोज़ हम गैस ले लेते हैं और यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं और ऊपर जो है वो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और ये इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा और इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो सपोज़ ये एक सिस्टम है जिसका आप प्रेशर आप यहाँ पे बता देते हैं, वॉल्यूम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप बता देंगे तो इससे पता चलेगा कि इस वक्त जो है सिस्टम की क्या कंडीशन है। तो जो कंडीशंस ऑफ सिस्टम होती है, जो उसको हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर या कोई और फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम बोलते क्या हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, वो कंडीशन ऑफ द सिस्टम ही होती है, जिसको किसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, जिनको मेजरमेंट करना पॉसिबल हो, उनकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी टर्म में मेजरमेंट करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को जानने के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। तो इस तरह से आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब नोट भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है द स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब उसकी कंडीशन है, उसकी हालत है, मतलब कि ये बताना है कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। तो आगे इसको देख लेते हैं, विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, जिनको मेजरमेंट करना पॉसिबल हो, सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, जो सिस्टम की इस वक्त हैं। और आगे आपको नोट करना है, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकती हों। जैसे यहाँ प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। तो इस तरह से आपको समझना है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है और स्टेट वेरिएबल का क्या है। नेक्स्ट टर्म है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है ये आपको समझना है। तो सपोज़ हम कोई सिस्टम लेते हैं और ये सिस्टम की जो भी स्टेट इस वक्त है, स्टेट ऑफ द सिस्टम आप समझ चुके हैं। तो इस स्टेट तक हम कैसे पहुँचे, हम पहले किस स्टेट में थे और अब यहाँ जिस स्टेट में भी पहुँचे हैं, तो अगर किसी की वैल्यू इस वक्त क्या स्टेट है सिस्टम की, अगर इसी बात पे डिपेंड करती है और इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमने वो स्टेट कैसे अचीव की है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ़ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि किस स्टेट में इस वक्त हैं, एंड नॉट अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज़ बीन अटेन। पाथ पे जो चीज़ डिपेंड नहीं करती है कि वो किस पाथ से इस स्टेट तक हम पहुँचे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो ये आपको जो है किसी एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इस तरह से, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो सपोज़ क्या है, h है। तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या होती है, mgh।
तो ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो आदमी वहाँ पे किस पाथ से पहुँचा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इस वक्त क्या हाइट है इसी बात पे डिपेंड करती है और इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उस हाइट तक कैसे पहुँचा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। और एक दूसरी बात करते हैं वर्क जो इसने किया है वहाँ तक पहुँचने में, ये तो अगर वो लिफ्ट से भी जा सकता था, सीढ़ियों से जा सकता है, तो वो सारा किस पे डिपेंड करता है, वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो है नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब है कि वर्क तो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन एंड वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो जब भी कोई टर्म ऐसे आती है कि ये स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, कि वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो जब भी हमें कोई स्टेट फंक्शन बताना होता है, जैसे आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक टर्म आती है इंटरनल एनर्जी, उसको हम ऐसे लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 जो होती है वो फाइनल स्टेट की एनर्जी है और E1 जो होती है इनिशियल स्टेट की होती है। तो हम इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस ले रहे हैं और ये नोटिस नहीं करेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में कौन सा पाथ फॉलो किया। तो इसी तरह से इसी वजह से स्टेट फंक्शन को हम दोबारा ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, जो आपको लिए ज़्यादा यूजफुल डेफिनेशन रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ़ द चेंज इन इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू में जो चेंज आया है डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल स्टेट, ये E1 लिखा था मैंने, एंड फाइनल स्टेट जिसको E2 लिखा है ऑफ द सिस्टम, एंड नॉट अपॉन द पाथ बाय विच दिस चेंज हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट। और ये सब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ से इस स्टेट को लाया गया है, उसमें चेंज जो आया है वो किस तरीके से आया है, बस इनिशियल स्टेट पता हो और फाइनल पता हो, और उसमें हम सिर्फ क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो जो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती है उसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। आगे हम समझते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज होता है। तो यहाँ पर पहले इसको आप समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर कोई कंटेनर लेते हैं और उसमें सपोज वाटर लेते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी वाटर लेते हैं तो उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को जिसमें सो मैनी मॉलिक्यूल्स हों, काफ़ी सारा क्वांटिटी में, तो इस तरह के मॉलिक्यूल हों या एटम हों या आयन हों, तो इस तरह के सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है। और उनकी जो इकट्ठी प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोज हमें टेम्परेचर नोट करना है तो सबका एक साथ ही करना है, वॉल्यूम लेना है तो सबका एक कंबाइंड वॉल्यूम लेना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जब हम इनकी स्टडी करते हैं इनके कलेक्टिव बिहेवियर से, तो उन्हीं को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है यहाँ पर। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ए सिस्टम कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जिस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स हों उसी को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। और उन्हीं सभी की प्रॉपर्टीज़ को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो आगे नोट कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। तो उनके कलेक्टिव बिहेवियर से जो प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं उन्हीं को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ सभी मॉलिक्यूल्स की एक साथ नोट की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले टेम्परेचर का बताया था कि आधा पानी गर्म है आधा ठंडा है, तो टेम्परेचर तो सबका वो एवरेज टेम्परेचर ही नोट करते हैं, हर मॉलिक्यूल को अलग अलग से डील नहीं करते, जैसा कि पहले बताया था। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आगे नोट कर लीजिए। दीज प्रॉपर्टीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह को स्टडी कर रहे हैं, तो इनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और आगे आपको ये नोट करना है कि दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो ये 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखेंगे, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या हैं ये हमें आगे समझना है। तो आगे समझते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर किसी कंटेनर में सपोज वाटर लेते हैं, तो अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मास, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर हम जैसे इसमें से कुछ अमाउंट कम कर देते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। जैसे टेम्परेचर जैसे सपोज उसका 30 डिग्री है, थोड़ा वाटर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर तो उतना
होगा उतना ही रहेगा। या आप उसकी डेंसिटी अगर नोट करते हैं वाटर की, तो वाटर कम है या ज़्यादा है तो डेंसिटी तो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो उसकी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन ये जो इधर लेफ्ट में लिखी हैं मास, वॉल्यूम या एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल्स की, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ए पार्ट में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन अमाउंट, तो जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं तो ये आप नोट कर लीजिए कि उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सब्सटेंस की उस पर ये डिपेंड करती है। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एनर्जी, एंथैल्पी आप आगे पढ़ेंगे, एंट्रोपी भी आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फ्री एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, फोर्स है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव हैं। तो ये इतने सारे एग्जांपल इसलिए दिए हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उस तरह से आपको फिर चूज़ करना होता है। तो आगे देखते हैं बी पार्ट में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर, जो उसकी नेचर पर डिपेंड करती है कि मीन्स वो क्या है, एंड नॉट अपॉन द अमाउंट, कितनी अमाउंट ली है इस बात पे वो डिपेंड नहीं करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो अमाउंट पे जो डिपेंड नहीं करती उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर जो है यहाँ पर आपको लगता होगा कि वो अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जैसे फिजिक्स में करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो जब डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। इस तरह से विस्कोसिटी होती है, किसी लिक्विड का गाढ़ापन जो है जैसे कि ग्लिसरीन है या हनी है वो हाई विस्कोसिटी वाले होते हैं, तो वो जितनी विस्कोसिटी जिसकी है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। इस तरह से एक और टर्म आती है फिजिक्स में सरफेस टेंशन, ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। स्पेसिफिक हीट हो गया, डेंसिटी हो गया, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आगे एक और टर्म नोट कर लेते हैं, ये है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगता है कि आगे कोई प्रोसेस में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ये लिक्विड के अगर आप वेपर्स बनाते हैं, लिक्विड वाटर जो है वो गैसीय स्टेट में जाता है वेपर्स में, तो इस तरह से हम ऐसे लिक्विड ले लेते हैं। ये मैं इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके वेपर्स बनते जाएंगे, वेपर क्योंकि गैसीय स्टेट में है, और गैस का प्रेशर जो है आपने सुना होगा कि इस तरह से एक यू शेप ट्यूब होती है जिसको मैनोमीटर बोलते हैं, उसमें मरकरी भरा होता है, तो उसकी हेल्प से ये प्रेशर जो है वो देखा जाता है। तो अगर वाटर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, वेपर बनते जाएंगे और वेपर प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर है उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वेपर बनना बंद ही हो गए हैं और वो वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वेपर्स हालांकि बन रहे होते हैं लेकिन जितने बनते हैं उतने वापस कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से ये वाली स्टेज जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को आप नोट कर सकते हैं, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डू नॉट चेंज विद टाइम, अगर टाइम के साथ वो चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया है। इक्विलिब्रियम पर आगे पूरा चैप्टर भी आपको स्टडी करना है, तो वहाँ से आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, और जिसमें 7 पॉइंट हो चुके हैं, और बाकी की जो आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।